नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है सियासत का गीता ज्ञान। जरा ज्ञान को खबर के जरिए समझ लीजिए, फिर हम अपने ज्ञान की बात भी करेंगे और मेरे साथ मेहमान भी रहेंगे। देखिए इस खास खबर। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश के भौतिक विकास के साथ ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी काम कर रही है। मोहन सरकार ने गीता महोत्सव के जरिए लोगों को जीवन का सार समझाने भव्य कार्यक्रम किया। गीता जयंती के मौके पर कार्यक्रम में लोगों से गीता का कर्मयोग आत्मसात करने और जीवन को बेहतर बनाने की बात कही गई। इतना ही नहीं, सरकार ने गीता को सिलेबस में भी शामिल किया है। वहीं प्रदेश में गीता महोत्सव पर सियासी राग गाए जा रहे हैं। गीता जयंती पर सियासी वार पलटवार। पीसी शर्मा ने उठाया झुग्गी वासियों का मुद्दा। सरकार झुग्गी वालों को देने जा रही है पक्के मकान। पक्के मकान राजधानी को झुग्गी मुक्त करने का हिस्सा। कई स्थानों पर दूसरी जगह शिफ्ट होंगे झुग्गीवासी। विरोध में सड़क पर उतरे झुग्गी वाले, उसी स्थान पर रहने देने की कर रहे मांग। पीसी शर्मा झुग्गीवासियों के प्रदर्शन में हुए शामिल। गीता देकर शर्मा ने लोगों को किया जागरूक। शर्मा बोले, गीता ज्ञान को क्यों नहीं साकार कर रही सरकार। बीजेपी ने पीसी शर्मा के बयान पर किया पलटवार। किसी गरीब का घर नहीं छीना जाएगा। बीजेपी बोली, गीता के नाम पर कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों। पूर्व धर्मस्व मंत्री पीसी शर्मा ने सवाल उठाया कि सरकार गीता के सार को साकार क्यों नहीं कर रही। तो बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि कांग्रेस की मांग सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना है। आज लाल परेड पे मुख्यमंत्री जी और सभी इनके मंत्रियों सब नेताओं ने गीता का वहाँ पे पाठ किया। भगवान कृष्ण का संदेश ये है कि कमजोर के साथ खड़े रहो। गीता का संदेश जो आज पढ़ा गया है, जो घर घर पढ़ी जाती है, उसके संदेश को फॉलो करो। इनको यही मकान बना के दो या 5-5 लाख रुपए देके इनके मकान को यही पक्का करो, ये हमारी मांग है। कोई झुग्गी नहीं हटेगी। 1 किलोमीटर के अंदर शिफ्ट करेंगे, वापस उनको मकान बना के देंगे। ये भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस बंद करे। गीता के रास्ते से अगर मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप कौन से रास्ते पर ले जाना चाहते हो? जो डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि भोपाल को सुंदर शहर बनाना है तो सबके साथ सबको लेकर के चलना है। मध्य प्रदेश में ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी योग दिवस की बात हो या सूर्य नमस्कार या आदिवासी दिवस, हर मुद्दे पर सियासत अपना अलग रंग दिखाती रही है। फिलहाल प्रदेश में चल रही राजनीतिक महाभारत में गीता पर सियासी ज्ञान दिया जा रहा है। गीता के जिस तीसरे अध्याय की बात हो रही थी वो कर्म आधारित है, और जब बात कर्म की होगी तो फिर विवाद किस बात का। कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। लेकिन गीता का आज पाठ भी हुआ और उसके ऊपर सियासत इस बात को लेकर है कि गीता का ज्ञान तो आप कह रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो आखिर कहां जाए। पर गीता में तो इसका रास्ता भी बताया है, क्या मोह क्या माया। लेकिन कहां सियासत में ये रुकने वाला, समझेंगे इस बात को आज हम। लेकिन उससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाए, जरा देख लेते हैं वो 3 सुलगते सवाल जो चर्चा के नजदीक रहने वाले। क्या प्रदेश में गीता के बहाने राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही? गीता जयंती के बहाने सरकार को कांग्रेस का ज्ञान क्या सियासी है? क्या गीता के ज्ञान को अपने फायदे नुकसान के चश्मे से देखते हैं सियासी दल? तो ये वो 3 सवाल है। तो चलिए मैं अपने मेहमानों से आपको मिला देता हूं। सभी स्टूडियो में आज मौजूद है। बहुत अच्छा दिन है कि सभी मेहमान मेरे साथ रहने वाले, खुलकर चर्चा होगी। शिवम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता, बहुत आपका स्वागत है। और शैलेंद्र सिंह राजपूत रहेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। शैलेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, गीता का ज्ञान, ये तो अच्छी बात है, खैर सभी को समझना चाहिए। और गीता का जिस तीसरे अध्याय की आज बात हो रही थी, जब 5000 से ज़्यादा आचार्य इसको सस्वर पढ़ रहे थे, तो माहौल तो बहुत अच्छा था। लेकिन क्या कर्म के आधार पर ही सब कुछ चल रहा है? क्योंकि इसमें सियासत भी आ जाती है फिर। बल्कि देखिए, जो कांग्रेस ने जो किया, जो कर्म किया, या पीसी शर्मा जो बात कह रहे थे, तो कांग्रेस ऐसे मुद्दों पर अक्सर हिट विकेट होती है। अब मध्य प्रदेश में अगर राजधानी में भोपाल में झुग्गियों का मसला है, तो इस दिन उसका प्रदर्शन करना और वहाँ गीता बांटना, तो ये मुद्दा बड़ा डाइवर्ट करने वाली बात है। और ये कहीं भी फायदा नहीं पहुँचाने वाला कांग्रेस को, क्योंकि गीता से इतने ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं
वो धर्म से उठकर भी उसको देखा जाता है, और बीजेपी इस गलती को अच्छे से भुना लेती। तो पीसी शर्मा ने जो प्रदर्शन किया और उसके बाद जो बड़ा आयोजन था जहां 5000 लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया, गिनीज वर्ल्ड बुक में वो नाम आया, तो देखिए ये गीता इस तरह से एक सियासी मुद्दा मध्य प्रदेश में बन गई जो कि बनना नहीं था, लेकिन बन गई है। और अब देखिए बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, जो उनका एजेंडा है, धार्मिक एजेंडा है, हिंदुत्व का एजेंडा, उसको बड़ा सपोर्ट करता है। तो मुख्यमंत्री ने इस पूरे जो कार्यक्रम की कल्पना है, उनकी जो विचार है, भाई ये इतनी सटीक है क्योंकि इससे उज्जैन भी जुड़ता है, उज्जैन से फिर कृष्ण भी जुड़ते हैं, फिर कृष्ण से मथुरा तक जाती है बात, और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की बात उठती है। तो ये पूरा एक लिंक है। तो ये उस विचारधारा को सपोर्ट करता है और एक माहौल बनाने में फेवर करता है, क्योंकि अयोध्या के बाद ये माना जा रहा है कि बीजेपी का बड़ा एजेंडा कहीं ना कहीं मथुरा होगा। तो इस तरह से इसको अगर हम देखें तो बीजेपी ने इस पूरे कार्यक्रम को गढ़ा है, क्योंकि उनका एक भावनात्मक मुद्दा हमेशा होना चाहिए विकास के साथ। अयोध्या के बाद उनकी नज़र मथुरा पे है, तो सियासत की दृष्टि से। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इसको काउंटर कर रही है, वो उसे और नुकसान ही पहुंचाएगा, मैं कहूँगा मनोज जी। जी शिवम, क्या कहेंगे आप? ये धर्म पर तो आप लोग चर्चा करते रहे, धर्म संस्कृति को बढ़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है, लेकिन 5000 लोगों को एक साथ लाना, रिकॉर्ड बनाना, और रिकॉर्ड के बाद फिर कांग्रेस को ये कहना, वो अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन क्या इसकी आवश्यकता है? दूसरी बात यह है कि विकास के काम तो आप कर ही रहे हैं, जैसा आप लोग का दावा है, तो विकास हो रहा है तो कर्म भी हो रहा है, गीता तो यही कहती है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर मनोज जी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास और विरासत को एक साथ लेकर के चलने का काम कर रही है, और गीता में जितने भी कर्मयोग की बात कही गई है, निष्काम कर्म भाव की जो बात है, उसको लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार पूर्णतः तत्पर है और तत्परता के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझनी होगी, यह देश कोई नेशन स्टेट नहीं है, यह हमारी एक सांस्कृतिक और सिविलाइजेशनल स्टेट है, और इस प्रकार के राज्यों में वैश्विक स्तर पर जो हमारी ख्याति है, वो हमारे इसी आध्यात्मिक दर्शन की वजह से। अगर आज दुनिया भारत को जानती है तो गीता के सर्वोच्च ज्ञान की वजह से जानती है। हमारी जो आध्यात्मिक चेतना और विरासत है, उसका संरक्षण करना, संवर्धन करना, और इस पीढ़ी से आने वाली पीढ़ी को उसको सहेज करके देना, यह हमारी सरकार का उत्तरदायित्व है। और किसी ने तो खूब लिखा था कि यूनानो रोम मिस्र ओ जहां मिट गए दुनिया से, बाकी है नामो निशान हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती मिटाए नहीं मिटती, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो और अगर आज हिंदुस्तान बचा है तो अपनी उसी सांस्कृतिक विरासत की वजह से बचा है। हम देख रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता नष्ट हो गई, बेबुलिन की सभ्यता नष्ट हो गई, चीन की सभ्यता नष्ट हो गई, लेकिन भारत अगर आज अपने आप को अखंड रख पाया है, अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जागृत रख पाया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इसी प्रकार के ज्ञान और इसी प्रकार की हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, एक मजबूत आधार के रूप में खड़ी रही है। और कांग्रेस पार्टी आज जो गीता बांटने का काम कर रही है, भी आपको कुछ समय पहले का संस्मरण याद होगा, गीता प्रेस को जब शांति का जो गांधी पुरस्कार है वर्तमान वर्ष में दिया गया था, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो पूरी केंद्र सरकार की कमेटी होती है, तो इनके राष्ट्रीय मीडिया विभाग के चेयरमैन ने क्या कहा था, गीता प्रेस के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उस पर आपत्ति लेने का काम किया था। पूरे विश्व भर में गीता प्रेस के माध्यम से आज हिंदू धर्म की तमाम पुस्तकें, हमारी जो ज्ञान की परंपरा है, वो लिपिबद्ध होकर के हमारे आपके घरों तक पहुंचती है, उसके ऊपर इनको आपत्ति थी। यह लोग हज कमेटियों पर सब्सिडी देने वाले लोग, यह लोग तमाम तरीके से मौलानाओं से फतवों के आधार पर चुनाव जीतने का प्रयास करने वाले लोग, इनकी गीता से आपत्ति होना बहुत नैसर्गिक और स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश की सरकार इस बात को समझती है। हमने जन्माष्टमी का महोत्सव भी बनाया, हमारी सरकार ने ही जाकर के आगे बढ़ करके हमने देखा कि अभी जो गोवर्धन पूजा थी उसको भी सेलिब्रेट करने का काम किया। यह सरकार लगातार इस प्रकार के आयोजनों को करेगी और पूरे दमखम के साथ करेगी। मध्य प्रदेश का जो कृष्ण जी से जुड़ाव है, जो मध्य प्रदेश की धरती में उन्होंने गीता का ज्ञान तो बाद में दिया, पहले तो कृष्ण जी ने स्वयं अपने गुरुओं की चरणों में रह करके मध्य प्रदेश में शिक्षा ग्रहण की। सांदीपनी का आश्रम यहाँ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृष्ण पाथे के माध्यम से भी उसको पूरी तरीके से डेवलप करने का काम किया है। यह तमाम चीजें मध्य प्रदेश का जो एक सार्वजनिक विकास है, उस दिशा में मध्य प्रदेश को आगे ले जाकर के स्थापित करेंगी। जी जितेंद्र जी, गीता की जब बात होती है, देखिए गीता तो आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, सभी पढ़ते हैं, लेकिन गीता में सियासत करने की क्या आवश्यकता है? और कई बार आपको नहीं लगता कि यही सब मुद्दे, ठीक है ये बात सच है कि झुग्गी वाले आखिर कहाँ जाए, लेकिन सरकार का दावा है कि उनके लिए वो पक्का मकान बना कर दे रहे हैं, और अच्छी बात है, तो इसकी तो तारीफ होना चाहिए। मुझे मनोज जी ये समझ में नहीं आता कि गीता को पाठ का किसने विरोध किया। एक भी नेता आप बताइए जिसने कांग्रेस के, जिसने गीता के पाठन का विरोध किया। हमने तो इसे उसमें शामिल करने की बात की थी कि पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। एक भी नेता जिसने इस गीता पाठन का विरोध किया हो
मेरे सामने रख दीजिए। आज पीसी शर्मा ने आपके इस कार्यक्रम में गीता की प्रतियां बांटी, इसमें विरोध आपको कहां से नजर आ गया? मेरी समझ में नहीं आता कि जब विपक्ष को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। मुझे याद आ रहा है मनोज जी, इसके पहले भी मध्य प्रदेश की एक मुख्यमंत्री बनी थी, जिन्होंने वादा किया था कि प्रदेश में सुशासन लाएंगे, प्रदेश की व्यवस्था सही होगी, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होगा। बहुत सारे आरोप लगा के वो महिला मुख्यमंत्री के रूप में उमा भारती बैठी थी। 8 दिन जब शपथ के हो गए, हमने कहा कि अब मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं, तो पता चला कि केदारनाथ गई। 8 दिन बाद हमने पता करा कि मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं, तो उडुपी चली गई अपने गुरुजी के दर्शन करने। मेरा ये गीता से विरोध नहीं है, हमारा रामायण से विरोध नहीं है, हमारा सिर्फ ये है कि निष्काम कर्म की बात करती है गीता, और आपका हर काम स्वार्थ के लिए होता है, इस चीज का विरोध है। गीता तो हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन गीता का जो सियासीकरण हो रहा है उसको लेकर के आप एक बात बताइए। आप उज्जैन में एक बयान देते, हिंदुओं को छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, आज आप इस तरीके की बात करते। मेरा ये कहना है कि आपने शपथ ली थी, आपने ये कहा था कि मैं राग द्वेष से दूर होकर के इस प्रदेश की भलाई के लिए काम करूंगा। आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार बीजेपी सरकार। आपने कहा था कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, और अब की बार लेकिन जहाँ धर्म आ जाएगा, जहाँ गीता आ जाएगी, वहाँ राग द्वेष कहाँ रह नहीं, जाएगा? देखिए मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ। धर्म में गीता बहुत अच्छा प्रयास है, होना चाहिए। रामायण का भी एक बड़ा रिकॉर्ड बने इस प्रदेश में, हमारी इच्छा है, लेकिन आप उस पर भी तो जवाब दीजिए। वो सवाल जब पूछो तो आप इस तरह की बात करने लगते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि आपने वादा किया था 2700 रुपए किलो क्विंटल गेहूं और 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे। आपसे जब वो सवाल करो तब आप जवाब नहीं देते हो। आप कहते हो कांग्रेस हिंदुओं का विरोध कर रही है। कांग्रेस कभी विरोध नहीं कर रही, कांग्रेस हरदम इन धार्मिक ग्रंथों के साथ है। हमने आज का जो आयोजन है उसका स्वागत करते हैं, आज का बिल्कुल समर्थन करते हैं, लेकिन साथ में एक बात करते हैं कि गीता को समझने की जरूरत है। गीता का सियासीकरण मत कीजिए, निष्काम कर्म की भाव से काम कीजिए, स्वार्थ की दृष्टि से, वोटों की राजनीति से ये काम मत कीजिएगा, ये पाप आपको भारी पड़ेगा। गीता में कहा गया है सुख दुख लाभ हानि के बिना आपको काम करना है। आपका हर कदम लाभ हानि के साथ हो रहा है। इस प्रदेश में किसान परेशान, नौजवान परेशान, लेकिन आपसे अगर इसका सवाल पूछो तो आप कहते हैं हिंदू विरोधी कांग्रेस। शैलेंद्र जी, गीता का सियासीकरण की बात हो रही है। देखिए गीता तो गीता है, सियासीकरण तो कैसे होगा? गीता को आपने समझ लिया तो फिर सियासत रह नहीं जाएगी। हालांकि पूरी गीता और महाभारत को जब हम देखते हैं तो राजनीति से भरी है, पूरी राजनीति उसमें दिखाई देती है। लेकिन ये जो सब चल रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को समझकर चल रही है कि एक तरफ विकास करते रहिए और दूसरी तरफ हिंदुत्व की जो धारा है उसको बहाते रहिए? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी काम करती है, क्योंकि उन्होंने सीखा है कि पिछले 2 चुनाव रहे, जिस तरीके से पिछला लोकसभा चुनाव था, विकास के मुद्दे पर और एक भावनात्मक मुद्दा उनके लिए ज़रूरी, क्योंकि इस बीजेपी का जो उदय हुआ, आप देखिए राम जन्मभूमि आंदोलन से हुआ है, और एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उनका जो नारा है वो उसको लेकर हमेशा चलते हैं, और साथ में विकास का मुद्दा भी होता है। तो आप देखिए दोनों पैरेलल 2 एक लाइन इसमें काम करती है, और टीम भी अलग अलग काम करती है। अब देखिए जैसे 2029 में ऐसा लग रहा है कि जातिवाद की राजनीति छिड़ेगी, तो हिंदुत्व को पक्का करने के लिए, हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने के लिए हर प्रयास कर रही है बीजेपी, और उसमें पूरे योजनाबद्ध तरीके से बढ़ रही है। तो एक तरफ पीएम का काम है, दूसरी तरफ उसमें संतों को भी शामिल किया गया है हिंदुत्व के मुद्दे पर। तो आप देख सकते हैं कि बहुत योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी आगे बढ़ती है। तो ये मुझे लगता है कि गीता महोत्सव है जैसे कार्यक्रम है, उसी को मजबूत करने की दिशा में है। कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, ऐसे मुद्दों पर वो जरूर असमंजस में आती है। वैसे जितेंद्र जी बोल जरूर रहेंगे, किसी कांग्रेसी नेता ने नहीं विरोध किया है, लेकिन अब्बास हफीज का मेरे ख्याल से 17-18 नवंबर का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रही है बीजेपी इस महोत्सव के जरिए। तो इस तरह के बयान जरूर कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाते हैं। और तुष्टीकरण की जहाँ तक बात है, जो आरोप पहले बीजेपी लगाती थी मुसलमानों का तुष्टीकरण करने का कांग्रेस पर, अब कांग्रेस तुष्टीकरण का आरोप लगा रही। तो ये राजनीति बहुत इस तरह से चलती, क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी हो पूरी तरह से सेकुलर हम नहीं देख सकते उसको, एक ना एक एजेंडा रहता है। जैसे कि अभी बात आ रही थी कि हज के लिए सब्सिडी देती रही कांग्रेस,
अब आरोप लगते हैं हिंदू सरकारी कार्यक्रमों में हिंदू परंपराओं को क्यों अपनाया जाता है। तो ये राजनीति तो हमेशा चलेगी, क्योंकि इससे भावनात्मक रूप से जनता जुड़ी रहती है, और ये इसको हम कह सकते हैं कि एक सियासत ही है जी। और डॉक्टर मोहन यादव ने ये समझा भी। आप देखिए, गीता की जब बात करते हैं तो कृष्ण ने उज्जैन से शिक्षा प्राप्त की, और गीता या जब कृष्ण पर जाते हैं फिर मथुरा और वृंदावन आ जाता है, लेकिन रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बना दिया गीता का ज्ञान देकर। शिवम, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार, अभी जितेंद्र जी बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश की सरकार भय और द्वेष और अनुराग और पक्षपात के बिना कार्य करने की शपथ ली है। के हिस्से भी तो है, जब शपथ के हिस्से हैं, तो मतलब वही तो उसी चीज को एक्सटेंसिव करते हुए मैं कहता हूं कि अगर आज लाडली बहना की राशि मिल रही है तो उसमें कोई पक्षपात है, आज सड़कें बन रही है तो उसमें कोई पक्षपात है, किसी भी प्रकार से जो किसान सम्मान निधि मिलती है उसमें कोई पक्षपात है। मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है। लेकिन हमें यह भी समानांतर रूप से समझने की आवश्यकता है, इस देश की संस्कृति गीता है, इस देश की संस्कृति कुरान नहीं है। उसको हम स्वीकार कर सकते हैं एक धार्मिक चश्मे के साथ, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि उसका उद्भव इस मिट्टी पर नहीं हुआ है। तो इस अंतर को कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है। इनको जब भी इस प्रकार का कोई विषय आता है तो उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं। इनके नेताओं की आपत्ति तो लगातार इस प्रकार के जितने भी हिंदुत्व के हमारी सरकार ने प्रयास किए हैं अपनी सनातन संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए, कांग्रेस पार्टी की कह रहे हैं आप समझ नहीं पाए, उन्होंने तो गीता जो किया उसका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस निश्चित तौर पर आप ये बताइए, आपके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, अगर गीता की प्रति बांटी है, इसको विरोध कहना मुझे लगता है राजनीतिक चश्मे से देखना है। जी बोलिए शिवा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि जितेंद्र जी भी बात कर रहे थे गीता के तमाम ज्ञानों की, तो गीता में एक यह भी महत्वपूर्ण ज्ञान है कि आप स्वधर्म का पालन करना। कांग्रेस पार्टी जो जरूरत पड़ने पर टोपी भी लगा लेती है, जो जरूरत पड़ने पर इफ्तार पार्टियों का भी आयोजन कर लेती है, तो स्वधर्म का पालन करने का भी ज्ञान गीता में है। और इस प्रकार से जो बात करें बगैर फल की चिंता की, अरे फल की चिंता के लिए ही तो आप इस प्रकार के आयोजन कर रहे हो। जितेंद्र मिश्रा जी घर में भी टोपी लगाते हैं, जितेंद्र मिश्रा जी घर में भी कुरान और फतवे पढ़ते हैं क्या? नहीं करते होंगे। लेकिन यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई राजनीति करती है तो वह संतुष्टीकरण की होती है। हमारी सरकार ने जब हमारी योजनाओं का लाभ नीचे तक लास्ट माइल डिलीवरी हम इंश्योर करते हैं, अंत्योदय का सिद्धांत भी कहीं ना कहीं गीता से ही प्रेरित होकर के आया होगा। और हमारा तो पूरा जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक चिंतन है वह संपूर्णतः ही भारतीय दर्शन परंपरा से कहीं ना कहीं हमने निर्यात किया है। और उसी के बलबूते पर आज भारतीय जनता पार्टी इतनी सशक्तता के साथ स्थापित है और लगातार इस देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है और परंपरा है उसको वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का काम करिए। जब पहले हम देखते थे कि विदेशी मेहमान आते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति आते थे, तो उनको कोई भारतीय धर्म ग्रंथ गिफ्ट नहीं किया जाता था। आज प्रधानमंत्री जी जब जापान के इंपरर से मिलते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा से मिलते हैं, तो गीता की प्रतियां भेंट करते हैं और वह सभी लोग भी उसको सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं और उसी गीता प्रेस की करते हैं जिस पर इनको आपत्ति है। तो कांग्रेस पार्टी का सदैव ही सनातन के साथ दुराव रहा है और मध्य प्रदेश और देश की जनता उसको भली बात जानती है। और यही कारण है कि कांग्रेस आज कितना भी छद्म दावा कर ले वोटों की लालसा में हिंदुत्व को लेकर के, कांग्रेस का जो हिंदुत्व के प्रति एक प्रकार का एजेंडा है वह पूरा देश जानता है। तो बीजेपी का एजेंडा क्लियर है, हिंदुत्व का एजेंडा है। देखिए, बीजेपी का एजेंडा विकास और विरासत को एक साथ लेकर के चलने का है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का है, क्योंकि यह कोई आज 18वीं शताब्दी में अचानक से उत्पन्न हुआ नेशन स्टेट नहीं है। यह एक हजारों वर्षों की संस्कृति चली आ रही है और जिसको बचाए रखना, जिसको संजो करके रखना हमारी पीढ़ी का कर्तव्य है। जितेंद्र मिश्रा जवाब भी दीजिए। और तुष्टीकरण की आप बात करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण तो आप लोग कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, अगर हज की सब्सिडी दी जाती है तो राम वन गमन पथ के लिए भी पैसा दिया जाता है, तीर्थ यात्रा भी बंद नहीं की जाती है। आपको एक चीज़ बताऊं मैं कि ये जो सियासत होती है इसका फ़र्क समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि राम मंदिर हमारा मुद्दा है। आपने देखा किस तरीके से ताले खुलवाए गए, किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा मेरा नेचर नहीं है। शिवम बिल्कुल, मैं आप अपने टर्न में बोलेंगे, इस बात को मैं एक दिन और बोल चुका हूं। वो भी आप कर लीजिए। मैं आपको बड़ी शांति से सुनता हूं, बोलिए, बिल्कुल नहीं बोलना आप मेरे बीच में। गीता का ज्ञान है। मेरा ये कहना है कि राम मंदिर के ताले खुलवाने से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक कराने में किस सरकार का योगदान रहा, लेकिन हमने कभी जिक्र नहीं किया। राम वन गमन पथ, राम के नाम पे राजनीति आपने की और राम वन गमन पथ के नाम पे 1 रुपए का बजट मनोज जी आपने अलॉट नहीं किया। हमारी सरकार आई, हमने राम वन गमन पथ का बजट अलॉट किया, उस कार्यक्रम को शुरू किया। गाय के नाम पे राजनीति आपने की, गौशाला बनाने का काम आपने नहीं किया। 1000 गौशालाओं का निर्माण हमने किया है, ये आपने भी देखा, पूरे प्रदेश ने देखा। हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते, क्योंकि हम अगर सरकार में आते हैं तो विकास के नाम पर आते हैं। और आप ये बताइए, आप कि आपने गीता का पाठ किया, हमने आपकी प्रशंसा की।
आपसे ये कह रहे, अनुग्रह है, अनुरोध है कि रामायण का पाठ भी इसी तरह कराइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन सियासत तो मत कीजिए। आपने ये कहा था कि महंगाई कम कर देंगे, जिसकी वजह से आप सरकार में आए। आपने कहा था कि किसान की एमएसपी बढ़ा के देंगे, उस पर कब जवाब आएगा? सवाल इस बात का उठता है। अगर हम ये सवाल पूछते हैं तो कहते हैं हिंदू विरोधी। इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? जिन जिन वादों को करके आप आए थे, आपने कहा था लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना को मैं खत्म कर लूं, बिल्कुल बोलिए आप। लाडली लक्ष्मी को 3,000 देंगे, वो कब देंगे आप बताइए? आज आपने कहा था स्कूलों की स्थिति, सर लाडली लक्ष्मी को लेकर तो फिर ये भी बात, ये लाडली बहना को ये भी बात आई थी। मनोज जी, मेरा ये कहना है हो सकता पैसा ही ना दे। शिक्षा की व्यवस्था के लिए आपने क्या क्या 5.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश में चढ़ा दिया, 22,000 स्कूल बंद हो गए। हम सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। आज बच्चे मदरसे में पढ़ने को मजबूर हो गए। अस्पतालों की स्थिति प्रदेश में मनोज जी है कि एक डॉक्टर है तो अस्पताल नहीं, और अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं। ठीक है। 28,000 स्कूलों में एक शिक्षक है, अगर छुट्टी पे चला जाता है पूरा स्कूल बंद हो जाता है। इस दिशा में कब काम करोगे? 21 सालों से सरकार में बैठे हो, ये प्रदेश रो रहा है, महिला खुश नहीं है, नौजवान खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज है, भी जीतन जी ने कहा कि हम धर्म का आड़ लेकर के राजनीति नहीं करते हैं, क्योंकि आप धर्म के खिलाफ राजनीति करते हैं। आप अभी गौ सेवा की बात कर रहे थे, राम वनगमन पथ की बात कर रहे हैं। राम भक्तों और गौ भक्तों दोनों पर गोलियां चलवाने का पाप आपने इतिहास काल में किया है, तो आप धर्म को आगे करके राजनीति करेंगे कैसे? क्योंकि जो भी व्यक्ति थोड़ा सा भी धार्मिक होगा, आपके कुकर्मे और आपके पापों से पूरी तरीके से अवगत होगा कि किस प्रकार से साधु संतों और सन्यासियों के ऊपर खून से रंगने का काम आपकी सरकार ने किया था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, आज रामायण को लेकर के बड़ी चिंता हो रही है। रामायण पाठ को लेकर के दावे कर रहे हैं, अरे कर्नाटक में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है। अगर कभी एक कम से कम कोई ऐसा आयोजन किया हो तो बता दीजिए, अगर नहीं किया तो आगे करवा दीजिए, आपको उस पर कभी नजर नहीं आएगा। रामायण को सिलेबस में शामिल करने की बात है। नई शिक्षा नीति का पूरा मसौदा जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने तैयार किया है, उसमें तमाम ऐसी उत्प्रेरणाएं ली गई हैं जो हमारे आध्यात्मिक दर्शन से, और छात्रों को उससे अवगत कराने का काम हमारी सरकार सतत तरीके से करती हुई चली आ रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज इस प्रकार के जितने भी विषय हैं उनको कैसे आगे लेकर के जाना है। मध्य प्रदेश में जब इस प्रकार की विकास के विषयों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कर्ज की बात करते हैं। कर्ज और जीएसडीपी का रेशियो हमने कम किया। मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रेशियो हमने कम किया। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या को लगभग दोगुना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 6 मेडिकल कॉलेज वालों मध्य प्रदेश में आज 50 के आसपास मेडिकल कॉलेजेस खोल करके हमने स्थापित किया। तो विकास के विषयों पर तो आप चर्चा करने के लिए सबसे आखिरी में अधिकारी हैं, और विरासत के विषयों पर तो आप अपना मुंह भी नहीं खोल सकते, क्योंकि जनता आपको जवाब देने का काम, आपने कहा 21 वर्षों से सत्ता में है, तो 21 वर्षों से जनता आपको जवाब देने का काम कर रही है। बहुत जल्दी जितेंद्र जी 30 सेकंड में जवाब दें, मैं शैलेंद्र जी से पूरा समझूंगा। नहीं मनोज जी, सवाल इस बात का है कि धर्म के आड़ में राजनीति करना बंद कीजिए। हम भी गीता का पाठ करते हैं, हम भी रामायण का पाठ करते हैं, लेकिन हम उसको राजनीति का हथियार नहीं बनाते हैं। हम अगर सरकार में आते हैं तो विकास के नाम पर आते हैं, और आप हरदम सियासत को लेकर इस तरह की बात करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। शैलेंद्र जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये सियासत चलती रहेगी? और गीता का महोत्सव करके आज जिस तरह का एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया डॉक्टर मोहन यादव ने, आगे भी सरकार समझ गई है कि दोनों काम साथ साथ करते रही? देखिए, इस तरह के आयोजन है तो हमेशा सियासत तो होगी ही, और उस पर सवाल भी उठेंगे। लेकिन बीजेपी का हम कहें, अगर ये इस तरह के आयोजन है, एक विचार को प्रत्यारोपित करने की भी बात है, इसमें पीढ़ियां तैयार करना, तो बीजेपी एक बड़ी प्लानिंग के साथ इसमें काम करती है। दूसरा, इस तरह के आयोजनों के जरिए लोगों को जोड़ने का भी मौका मिलता है। अगर आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के टाइम की बात देख लीजिए, चाहे अभी की बात कर लीजिए, जिस तरह के आयोजन फ्रेम किए जाते हैं, जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है, घर घर जाके गीता बांटना, पर्यटकों को गीता का ज्ञान देना, और इस तरह की जब चीज़ें करती है तो एक मोबिलाइजेशन भी होता है, और वो वोटों में तब्दील होता है। तो ये आयोजन सिर्फ ऐसे नहीं देखे जा सकते, क्योंकि इसमें सियासत तो भरपूर है, और निश्चित रूप से आखिरी में कांग्रेस भी इस चीज़ को समझती है, और ये विरोध और जो उसकी चटपटाहट है वो उसी का नतीजा है। चलिए सर, धर्म और संस्कृति की बात के साथ साथ विकास के काम को भी सरकार आगे बढ़ा रही है, लेकिन जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो सियासत क्यों दिखाई देती है, ये बड़ा सवाल है। तो ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ता हूं। सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद।